हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आपका नेक्स्ट फिजिक्स का चैप्टर। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर आज आपका यहाँ पर होगा। तो थ्योरी पढ़ेंगे जैसे कि हम पढ़ते हैं, प्लस पीवाईक्यूज देखेंगे किस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ लास्ट में करेंगे एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पलर्स। तो इस वीडियो को भी, इस सेशन को भी पूरा देखिएगा। आपको ये सब सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा मुझे ये सब चीजें समझ में आती हैं। तो कमेंट जरूर करा करिए जिससे कि अगली वीडियो बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए सीधा आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लो। एनसीईआरटी के फिजिक्स के आपके क्लास 9 के चैप्टर सारे खत्म हो गए हैं एग्जाम्पलर्स के साथ, पीवाईक्यूज के साथ। तो आपके लिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर एनसीईआरटी का कंटेंट पूछा जाएगा, वहां पर ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर बड़ा नहीं है पर इसमें आपके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, मतलब एग्जाम्पलर्स बहुत सारे हैं। तो उसमें टाइम लगेगा, ये आपको समझने में उतना टाइम नहीं लगेगा, इजी है, आपने पढ़ा हुआ है, एक बार आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। चलिए आइए सीधा स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले फोर्स। तो फोर्स है क्या, बल है क्या? तो फोर्स कोई भी ऐसी चीज में बदलाव कर देना, मतलब कि फोर्स क्या है कि किसी स्टेट को बदल देना। जैसे कि अगर कोई चीज मोशन में है, कोई चीज गति में है, तो उसको क्या कर देना, फोर्स अगर बल लगाया जा रहा है तो वो गति से क्या है, विश्राम अवस्था में आ जा रही है। अगर कोई चीज विश्राम अवस्था में है, उसमें फोर्स लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, तो विश्राम अवस्था से कैसी हो जाएगी, वो मोशन में हो जाएगी। या मैंने क्या किया, मेरे हाथ में एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने फोर्स लगाया, बल लगाया, तो उससे क्या होगा, उसकी शेप चेंज होगी। फिर क्या हो सकता है, अगर मैं इधर चल रही हूँ और मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, तो हो सकता है मेरी दिशा बदल जाए। तो फोर्स क्या क्या चीजें कर सकती है, यहाँ पर ये बात को हमें समझना है। सबसे पहले जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कोई ऑब्जेक्ट स्थिर पोजीशन पे है, रेस्ट पर है, स्थिर है, तो उसको क्या कर देगा, उसको गति प्रदान कर देगा, तो वो गति में आ जाएगा। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति में है, ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपका पिंड अगर गति में है, तो अब उसको क्या कर देगा, फोर्स अगर बल लगाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गति से वो रेस्ट स्टेट में भी आ सकता है। कोई भी अगर पिंड है उसमें क्या है, उसके शेप में बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला बात क्या हो गई कि यहाँ पर शेप को बदला जा सकता है, उसके आकार को बदला जा सकता है, ठीक है, तो शेप में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, इसके अलावा एक दिशा में बदलाव कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं किसी दिशा में चल रही हूँ तो दिशा में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। किसके जरिए, आपके फोर्स के जरिए, मतलब कि फोर्स बल लगा तो इसने क्या किया, दिशा को भी परिवर्तित कर दिया, ठीक है। साथ साथ स्पीड को क्या कर सकता है, हाई कर सकता है, आपकी गति को बढ़ा भी सकता है और गति को घटा भी सकता है। तो इसमें स्पीड अप की भी कैपेसिटी होती है, स्पीड डाउन की भी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि स्पीड को, गति को अप भी कर सकता है और गति को डाउन भी कर सकता है, मतलब गति को धीमी भी कर सकता है। तो ये सब चीज क्या हो गए, ये हो गए आपके फोर्स बल लगने के कारण जो बदलाव आए किसी भी पिंड के ऊपर, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। पहली चीज मैंने क्या बोली कि फोर्स किसी भी चलती हुई वस्तु पर अगर लगाया जाए, बल लगाया जाए, तो उसको क्या कर देगा, उसको रोक देगा, उसको एक स्थिर पोजीशन पे, रेस्ट की विश्राम अवस्था में लेकर आ जाएगा। दूसरा चीज क्या हो गया, कोई चीज अगर रेस्ट पर है, स्थिर पोजीशन पे है, कोई भी पिंड, तो उसको क्या करेगा, अगर बल दिया तो वो गति में आ सकता है, दिशा को बदल सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है, जो आकार है, उसमें परिवर्तन ला सकता है। साथ ही साथ क्या करेगा, स्पीड को अप भी कर सकता है और स्पीड को डाउन भी कर सकता है। इतनी बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब फोर्स, फोर्स क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन के क्या होता है, एक्सीलरेशन से आपका ये फॉर्मूला यूज होता है। और ये फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो मैं भी जस्ट आपको बताऊंगी। देखो अब यहाँ पर क्या होगी, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इसकी मात्रक की बात करूं, तो मात्रक क्या हो जाएगा, आपकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अब न्यूटन कैसे आई, यहाँ पर मास की क्या हो गई, मान लो किलोग्राम, एक्सीलरेशन की क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम न्यूटन लिख सकते हैं। तो फोर्स की मात्रा क्या हो जाती है, न्यूटन हो जाती है,
ठीक है। अब देखो, अब इससे कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो एक मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराया। यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखेंगे किस तरह से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल फॉर्म अगर इजी सा न्यूमेरिकल पूछना होता है तो इस तरीके से पूछते हैं। एक मेरे पास ये स्लाइडर है, इस स्लाइडर पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्स के इस फॉर्मूले से। तो क्या हो गया, ये मेरे पास एक पिंड है, इसको क्या किया मैंने, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया इस तरीके से स्लाइडिंग वाले सरफेस पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पर इस तरीके से पुट कर दिया, रख दिया। अब ये क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर एक वर्ड दिया होता है स्थिर वेग, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्थिर वेग से ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, मास इसका दे दिया, मान लो मास इसका दे दिया आपको 10 किलोग्राम, ठीक है। तो क्या क्या चीज आपको पता है, एक तो दे दिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी आपका स्थिर जो कांस्टेंट, और वेग कैसा है, कांस्टेंट है। दूसरा दिया आपको क्या, आपको यहाँ पर इसका मास दे दिया इस पिंड का, और पूछा गया कि एक्सीलरेशन, सॉरी पूछा गया आपसे कि फोर्स क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर वर्ड हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं, एक समान वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है। अगर जिसने मेरा लास्ट वाला जो एक वीडियो गया है आपका मोशन वाला, उसने अगर देखा होगा वो वीडियो तो वो समझ पा रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लेना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो देखो क्या था कि त्वरण, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी में बदलाव, वेग में बदलाव। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन में t, टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर बात हो रही है कांस्टेंट वेलोसिटी की। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वेग आपका कैसा है, स्थिर है। त्वरण वेग क्या है आपका, स्थिर है। वेग स्थिर है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर जीरो होगी। इसका मतलब यहाँ पर इस केस में इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही एक्सीलरेशन जीरो हुआ, बात समझ में आई ना, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की गई है, स्थिर वेग की बात करी गई है। इसका मतलब यहाँ पर बदलाव किसमें, वेग में बदलाव हो ही नहीं रहा है। जब वेग में चेंज इन वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, जीरो है, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही एक्सीलरेशन जीरो आया, अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है और ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये आपका फ्री का 1 नंबर होता है, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही देखा कि वर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी, वैसे ही आंसर जो मैं बोलूंगी उसको मार्क कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स निकालना है। अब कितना भी केजी, मान लो यहाँ पर 100 केजी का ही ऑब्जेक्ट कोई क्यों ना हो, कितना भी भारी ऑब्जेक्ट हो, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की गई है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो, शून्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, मान लो 10 केजी पुट किया और एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको इस तरह का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इजी सा क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता है कांस्टेंट वेलोसिटी का तो वो इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएगा, ठीक है। चलो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब, और इसकी पीडीएफ जो है, हैंड रिटन नोट्स है मेरे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। 1-2 दिन लेट हो जाता है पीडीएफ का, क्योंकि मैं उसको सोचती हूँ कि कुछ अगर उसमें गलतियां हैं तो उसको सही कर आप तक पहुंचाऊं, ठीक। चलो आगे फिर बातें, चलिए आइए अब देख लेते हैं क्या फोर्स। बल 2 तरीके के होते हैं, बैलेंस फोर्स, आपका संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है। सबको संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में सब कुछ पता है, पर जो क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं इस बल के बारे में, दोनों तरीके के, उस पॉइंट्स को मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फोकस करूंगी, जिससे कि आप अपने पॉइंट्स को नोट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात आती है बैलेंस फोर्स, मतलब कि अब सिंपल एक मैं अगर डायग्राम से आपको समझाऊं तो मेरे पास कोई भी एक ये पिंड है, जो मान लो 10 केजी का मेरे पास पिंड है। अब 10 केजी का पिंड है तो मैं इसको यहाँ से, एक कोई बंदा है, एक कोई ये
है इसको क्या कर रहे हैं, इसको इस तरफ से 20 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे हैं, और इधर से एक लेडी है, ये भी क्या कर रही है, ये भी इसको क्या कर रही है, 20 न्यूटन की फोर्स से इसको खींच रही है। ठीक है, तो ये भी क्या करा, इसने 20 न्यूटन लगाया और इसने भी क्या किया, इसने भी 20 न्यूटन फोर्स से लगाया। तो जब दोनों ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो अब ये किस तरह का बल हो गया, आपका बैलेंस्ड फोर्स हो गया। ठीक है, बैलेंस फोर्स होने की वजह से मतलब संतुलित बल हो गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट एक विश्राम अवस्था में रहेगा। विश्राम अवस्था में रहेगा इसका मतलब ये कैसा है, स्थिर है, इसका मतलब ये कैसा है, ये रेस्ट पोजीशन पर है। तो ये केस तो हो गया आपका किसका, बैलेंस कंडीशन का, कि जब कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस है इसका मतलब कि उसमें दोनों तरफ से लगने वाला बल या हर तरफ से लगने वाला बल कैसा है, समान है, और उस समान बल की वजह से वो ऑब्जेक्ट, वो पिंड कैसा है, स्थिर अवस्था में है। अब यहाँ पर इसका मतलब कि एफ नेट की वैल्यू कैसे हो गई, जैसे कि ये इनका क्या था, ये एफ था F1 और ये क्या था F2। ठीक है, इस बात को समझिएगा, ये F1 था, ये F2 था। तो अब अगर F नेट देखा जाए तो F नेट क्या हो जाएगा आपका, F1 माइनस F2, तो क्या हो गया, 10 माइनस 10 हो गया। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 0 न्यूटन हो गया। तो इसका मतलब कि जो बैलेंस फोर्स होता है, जो संतुलित बल होता है, उसमें F की वैल्यू क्या होती है, फोर्स कितना लग रहा होता है, अगर F नेट फोर्स की बात करी जाए तो वो आपकी 0 होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, समान बल की वजह से वो ऑब्जेक्ट कैसा है, स्थिर अवस्था में है, और स्थिर अवस्था में होने के कारण क्या होगा, उसमें लगने वाला बल कैसा होगा, 0 न्यूटन का होगा, जो कि 0 बल होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब बैलेंस अवस्था में कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर, और वो एक समान गति से मूव कर रहा है, तो वो ये कंडीशन यहाँ पर हम समझेंगे, जो कि आपने शायद सुनी है कि नहीं सुनी है मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर इस पॉइंट को जरूर इसको समझिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी लाइन लिखी हुई है और स्टेटमेंट में ये पूछी जा सकती है कि बैलेंस फोर्स अगर है, अगर किसी भी पिंड में बैलेंस फोर्स लग रहा है या बैलेंस फोर्स है, तो उसमें कौन से तरीके का मोशन होता है। तो उसमें आपको याद रखना है कि किसी भी पिंड में, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में अगर बैलेंस फोर्स है तो उसमें मोशन किस तरह का होगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, समान गति का मोशन होगा, समान गति। ठीक है, तो कैसा मोशन होगा, समान गति का। आइए इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे पास एक कार है, इस बात को यहाँ पर समझेंगे। ये मेरे पास एक कार है, बहुत ही अच्छी कार बन गई है, पता नहीं क्या ही बनी है। ठीक है, अब देखो इस कार की, ये कार कहाँ जा रही है, रोड पर अच्छे से जा रही है। ये बन गई हमारी रोड। अब खुद सोचो इसमें किस तरह का फोर्स होगा, एक फोर्स होगा इस तरफ जो कि आगे पुशिंग फोर्स लग रहा है, आगे धक्का देने वाला फोर्स है, जो पुशिंग फोर्स जो कि आगे की तरफ लग रहा है, या नॉर्मल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, सबको पता है कि जिस दिशा में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, जिस दिशा में जा रहा है, उसकी विपरीत दिशा में हमेशा घर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा होगा, यहाँ पर बल लग रहा होगा घर्षण बल। ठीक है, तो ये कौन सा बल हो गया, यहाँ पर घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल। अब यहाँ पर पुशिंग फोर्स मान लीजिए 20 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पर घर्षण बल भी कितना लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। अब इस केस में आगे जाता हुआ फोर्स और पीछे घर्षण बल लगता हुआ फोर्स क्या है, एक समान है, दोनों एक समान फोर्स है। तो इस कारण ये जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा, समान गति के साथ मूव करेगा। यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ इसकी गति कैसी होगी, इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखने को मिलेगी, इसका मतलब कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब कि एक्सीलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरण 0 पे क्यों हुआ, त्वरण 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैसे था, ये ऑब्जेक्ट एक समान गति से मूव कर रहा था। और समान गति से क्यों मूव कर रहा था, क्योंकि इसमें बैलेंस फोर्स लग रही थी, संतुलित बल लग रहा था। संतुलित बल क्यों लग रहा था, क्योंकि घर्षण बल और जो पुशिंग फोर्स है वो दोनों इक्वल है। इक्वल होने के कारण क्या था,
समान गति का मोशन था, समान गति से ये ऑब्जेक्ट, ये जो पिंड है ये मूव कर रहा था और इस कारण यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। इसका मतलब कि जो आपकी वेलोसिटी है वो कैसी है, आपकी मतलब एक यूनिफॉर्म है, ठीक है, समान वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और समान वेलोसिटी होने के कारण त्वरण जो है वो 0 है और इससे ये समझ में आता है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, एक समान गति से मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लाइंस है, ठीक है ना। क्या मैंने बोला, पहला मैंने वर्ड बोला कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट पिंड अगर स्थिर पोजीशन पर है, स्थिर पोजीशन पे है, इसका मतलब कि वो रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है तो उसमें लगने वाला बल कैसा होगा, समान होगा। समान बल मतलब कि 10 न्यूटन का फोर्स अगर इस तरफ से लग रहा है तो 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से लगेगा और वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को एक स्थिर पोजीशन पे रख देगा, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गई कि स्थिर पोजीशन की, ठीक है। एक स्थिर की चीज और बची है, उसको मैं भी बताती हूँ। नेक्स्ट बात मैंने क्या बोली कि अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है और समान गति से मूव कर रहा है तो अब उस पर किस तरह का बल लग रहा है, समान गति की बात हुई, ठीक है। समान गति से अगर मूव कर रहा है तो उसमें कैसा हुआ, उसमें भी जो फोर्स कैसा लगा, बैलेंस लगा, संतुलित बल लगा। अब संतुलित बल क्यों लगा, क्योंकि उसमें 10 न्यूटन, मान लो फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन पुशिंग फोर्स है, 10 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि घर्षण बल है आपका, वो दोनों इक्वल है, इसके कारण वो समान गति से मूव कर रहा है, उसमें वेलोसिटी भी कैसी है, समान है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपका एफ जो हो जाती है, एफ की वैल्यू 0 आ जाती है इन सब केसेस में। अब एक और बात है जो कि आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये एक पिंड है, ठीक है, ये पिंड है मान लो मेरे पास 100 किलो का, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये पिंड मान लो मेरे पास 100 किलो का है, 100 केजीज। अब ये 100 केजीज का जो मेरे पास पिंड है, इसमें ये स्थिर पोजीशन पे है, तो ये कैसी पोजीशन है, रेस्ट की पोजीशन है। अब रेस्ट की पोजीशन है तो इसके ऊपर किन किन तरीकों का बल लगेगा, तो सबसे पहले गुरुत्व आकर्षण बल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की तरफ है और साथ ही साथ जो अर्थ है, अर्थ भी इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इस नॉर्मल फोर्स, अब इन दोनों फोर्स की वजह से कौन से फोर्स हो गए, एक तो हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा हो गया आपका समान फोर्स। इन दोनों फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल और समान फोर्स की वजह से आपका ये पिंड जो है ये रेस्ट पोजीशन पर है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ये भी एक पी बाई क्यू है, कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये पी बाई क्यू यहाँ पर हम दूसरा डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर स्थिर पोजिशन पर है तो उसमें लगने वाला बल कौन कौन सा हो जाएगा और उसमें किस तरह का फोर्स होगा। तो पहला बात करते हैं फोर्स की, बल की, तो उसमें संतुलित बल है, इसीलिए वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट स्थिर पोजीशन पर है। दूसरा पॉइंट है कि उसमें लगने वाला बल कैसा हो गया आपका, एक हो गया नॉर्मल फोर्स जो कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट की तरफ लगा रही है, और एक हो गया ऑब्जेक्ट धरती की तरफ लगा रहा है, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और क्या है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की तरफ इस तरह से बल लगा रहा है और धरती भी उस पर एक तरह का फोर्स लगा रही है जो कि ऊपर की तरफ है, तो वो नॉर्मल फोर्स हो गया। इस तरफ से दोनों के फोर्स कैंसिल हो जाते हैं और ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन पे रहता है। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, असंतुलित बल की। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब असंतुलित वाला केस हम करते हैं और उसको समझते हैं। अब देख लेते हैं क्या अनबैलेंस फोर्स। तो जो अनबैलेंस फोर्स होती है, असंतुलित बल है, उसमें क्या हो गया, सिंपल एक चीज है, इजी है कि ये क्या है, एक पिंड है, इसमें अगर एक तरफ से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, तो F नेट क्या हो जाएगा, F नेट बराबर हो जाएगा F2 माइनस F1। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 में से माइनस 20 करा तो आया 30 न्यूटन। अब 30 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इस केस में F नेट की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। F नेट क्या है आपका, 0 वैल्यू नहीं है, जो फोर्स आया, जो बल आया वो 0 नहीं है इस केस में, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस दिशा में मूव करेगा, क्योंकि इस तरफ से क्या है,
है, ज्यादा बल लग रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट दिशा में इस दिशा में मूव करेगा। तो ये क्या केस हो गया, ये आपका अनबैलेंस का केस हो गया। अनबैलेंस केस की वजह से क्या होता है, किसी भी पिंड में जो मूव कर रहा है, मूविंग पिंड, उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, त्वरण क्रिएट होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो जाता है, असमान गति का ये कारण बनता है। तो असमान गति का ये कारण बनेगा और इसमें ये एक्सीलरेशन त्वरण जो है ये इसकी वजह से त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये इजी था। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया सॉरी, और इसमें एक्सीलरेशन की वजह से, अनबैलेंस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन होता है। तो कभी भी अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस है, पूछा गया है, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन हो रहा होगा, त्वरण हो रहा होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि वो स्थिति होती है आपकी असंतुलित बल की। ठीक है, इस बात को समझेंगे। दूसरी चीज क्या है, इसमें एफ नेट की वैल्यू 0 होती है और इसके कारण क्या होता है, ये स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड को बढ़ाने को या स्पीड को घटाने में मदद करता है, दिशा में बदलाव करता है, इधर उधर कोई भी ऑब्जेक्ट इधर उधर कहीं भी मूव कर सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि इस तरीके से मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, कभी धीमे कभी तेज, तो उसमें एक्सेलरेशन त्वरण क्रिएट हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको नोट करने हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्या, अब न्यूटन के जो 3 लॉज हैं, आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का, चलिए तो आप देख लेते हैं न्यूटन के लॉज। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया मतलब जड़त्व। इनर्शिया को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो एक तरह की आदत, अगर किसी को कोई चीज करने की आदत है, देर से उठने की आदत है, जल्दी सोने की आदत है, तो वो उसी आदत को रोज करना चाहेगा। अगर किसी को घूमने की आदत है तो वो क्या कर सोचेगा कि मुझे किसी भी तरह से घूमने को मिल जाए। तो इनर्शिया क्या होता है, एक तरह की आदत। अब कैसे ये आदत है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट सीधी दिशा में मूव कर रहा है, सीधे जा रहा है, सीधे ट्रैवल कर रहा है रोड पर, तो क्या है, गाड़ी को ये आदत हो गई कि मुझे सीधे चलना है। उसमें बैठा हुआ इंसान, उसको आदत हो गई कि मुझे क्या है, सीधे ही मूव करना है। अब क्या होगा, मान लो एकदम से शार्प टर्न आया, तो क्या है, बॉडी आपकी कुछ इस तरीके से मूव करती है ना। इधर अगर इधर टर्न है, लेफ्ट टर्न है, तो राइट मूव करेगी। क्यों मूव करती है, क्योंकि उसको, शरीर को क्या थी, आदत सीधे चलने की, और गाड़ी ने क्या किया, टर्न ले लिया। तो अब क्या हुई, बॉडी ने अपोज किया, उसने विरोध किया उस मोशन का, तो उसी को बोलते हैं क्या, इनर्शिया। तो किसी भी स्टेट के चेंज होने को अपोज करना, मतलब अगर आप सर्कुलर दिशा में इस तरह से गोल गोल घूम रहे हैं और क्या है, एकदम से रुक जाए, तभी क्या होता है, बॉडी इस तरह से मूव करती रहती है। क्यों, क्योंकि उस स्थिति में भी क्या है, जो बॉडी है वो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज कर रही है, मतलब कि मुझे नहीं चेंज करना। तो यही होता है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि इफ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है, हम अगर स्थिर अवस्था में है बस में, तो बस अगर एकदम से स्टार्ट होती है, या मान लो बस स्टॉप पे खड़े हो, बस के अंदर की बात करें, बस स्टॉप आया और बस रुक गई। अब क्या है, खड़े हुए हैं, पर जैसे ही बस ने एक्सीलरेट किया, अपने बस वाले ने एक्सीलरेट किया, तो क्या होता है, बॉडी आगे की तरफ होती है, ऐसे आगे पीछे होती है। तो वो क्यों हो गई कि अब बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी। अब उसने अपोज किया चलने वाले मोशन को। तो किसी भी स्थिति में, चाहे बॉडी रेस्ट पे हो, चाहे वो मोशन में हो, हमेशा वो अपोज करती है। जहां पर भी अपनी बात अपोज वाली आती है, वहां लॉ कौन सा लग जाता है, फर्स्ट लॉ। अब इसका केस आप कहीं भी ले सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके सारे केसेस को समझ लेते हैं। तो देखो, अगर बॉडी एक रेस्ट पे है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट, तो मतलब वो चाहेगी कि वो स्थिर अवस्था में ही रहे। क्यों, क्योंकि उसकी आदत बन गई है। अब आदत हमेशा क्या होती है, आदत अपनी स्थिति में ही मेंटेन रखना चाहती है। दूसरी क्या होगी, इफ इट इज एन यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो एक यूनिफॉर्म, एक समान गति पे है, तो वो चाहेगी कि अब वो रेस्ट में ना आए और क्या करे, वो समान गति में ही चलती चली जाए। जैसे क्या, स्पीड तेज होती है तो बॉडी पीछे जाती है, ब्रेक लगता है बॉडी आगे हो जाती है। तो वो सब क्या है, वो सब बात हो गई, वही बात इनर्शिया की। ठीक है, तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, बात वही हमने जो पिछला देखा कि बैलेंस फोर्स में क्या था, एफ नेट की वैल्यू 0 थी। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जब भी कभी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक वो बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहती है और उस क्या करती है, अपोज करती है कोई भी चेंज को।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एफ की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, एक तरह से यूनिफॉर्म मोशन की बात चल रही है, एक असमान गति की बात चल रही है, उसमें एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। अब यहाँ पर वापस से समझ लो, रेस्ट कंडीशन है, मतलब कि u भी 0 होगा और v भी 0 होगा, तो कंडीशन कैसी हो गई, रेस्ट की। अब क्या हो गया, अगर यहाँ पर u 10 मीटर पर सेकेंड है, v भी 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि जब आपकी समान गति है, जब आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया। दूसरी चीज, इनर्शिया जो जड़त्व होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के ऊपर। इस बात को समझिएगा, जो इनर्शिया है, जो जड़त्व है, तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, द्रव्यमान के। अब द्रव्यमान के ये इनर्शियली द्रव्यमान, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मतलब बिल्कुल साथ साथ, जितना ज्यादा, जैसे देखो एक क्या हुआ, एक मेरे पास ट्रक आ रहा है, मूविंग ट्रक है, मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, और मान लो मूविंग ट्रक, इस बात को समझिएगा, मैंने क्या बोला, एक मेरे पास मान लो ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है। अब ये ट्रक क्या है, ये मेरी तरफ बहुत ही तेजी स्पीड में आ रहा है, इसकी स्पीड मान लो, इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, या इसकी कम ले लेते हैं स्पीड, जिससे समझने में आसानी होगी। 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है ये ट्रक मेरी तरफ, मैं ये यहाँ पर, ये मैं खड़ी हूँ, ठीक है। अब ये ट्रक मेरी तरफ इतनी स्पीड से आ रहा है, इसी जगह पर मेरे पास एक साइकिल है, अब समझ लो भाई ये साइकिल है, ये साइकिल है, ये भी क्या है, 25 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। अब खुद सोचो, मुझे किसको रोकना आसान होगा और किसको रोकने की वजह से मैं स्वाहा हो जाऊंगी, ठीक है। तो किसको रोकना आसान है, इस साइकिल को रोकना आसान है, ठीक है। तो क्यों साइकिल को रोकना आसान है, क्योंकि इसका मास कम है, इसका द्रव्यमान कम है, इसका मास क्या है, कम है, और इसका मास क्या है, इसका मास ज्यादा है। तो इसका मतलब कि इसको रोकना क्या है, इसको रोकना आसान है और इसको रोकना मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वही बात कि जिसको रोकने की क्या बात होगी कि मतलब चेंज इन स्टेट, इनर्शिया क्या था कि अब इसको अपोज कर रहा है, तो मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अपोज करेगा अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। तो यही यहाँ पर बात हुई कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया जड़त्व जो है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, द्रव्यमान के, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। इस बात को यहाँ पर आई होप समझ में आई होगी आपको बात, कि जितना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट, एक इंजन और एक स्कूटर में किसका मास ज्यादा है, इंजन का मास ज्यादा है, तो इंजन का इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतनी अपनी स्टेट को चेंज करने को उतना ज्यादा अपोज करेगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं क्या, न्यूटन का अच्छा इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि क्या है कि अगर मेरे पास कैरम बोर्ड है और कैरम बोर्ड में कॉइन्स कुछ इस तरीके से, ये आपके कॉइन्स लगे हुए हैं और स्ट्राइकर से क्या होता है, स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइकर से यहाँ पर ये मेरे पास एक कैरम बोर्ड है, ये इस तरीके से कैरम बोर्ड है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, यहाँ से स्ट्राइकर से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइकर से जैसे ही स्ट्राइक करते हैं तो ये वाला तो क्या रह गया, आगे चला जाता है, और बाकी के क्या थे, बाकी के सारे कॉइन्स क्या होंगे, ये आगे चला जाएगा और बाकी के क्या हो जाएंगे, नीचे आकर इसके स्थान ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो वही बात, कोई भी चीज अपनी स्टेट को क्या है, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, मूव है तो मूव ही करना चाहेगी, तो वही चीज हो गई। अब देखो इसमें एग्जांपल्स कई हैं आपके, जो कि आपको एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अभी मैं लास्ट में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगी, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको भी समझेंगे। अब क्या है, मान लो मेरे पास एक ये ग्लास है, ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड रख दिया और कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रख दिया, एक कॉइन रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से ऐसे इस तरीके से ऐसे चुटकी से इस तरीके से आगे बढ़ाया, तो कार्डबोर्ड तो आगे गिर जाएगा, कार्डबोर्ड यहाँ पर आके गिर जाएगा और कॉइन क्या होगा, कॉइन नीचे ड्रॉप आउट हो जाएगा और ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो रेस्ट पोजीशन पे था, तो ये रेस्ट पोजीशन में होने की वजह से नीचे गिर गया और ये मूव कर गया, क्योंकि इस पे क्या है, इस पे फोर्स लगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ गया, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से जो आपको अगर पत्ते को पूरे टहनी को हिलाते हैं बहुत जोर से, तो पत्ता नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे था, टहनी को हिलाया गया
और टहनी हिलने लगी, पर पत्ता क्या था, रेस्ट पोजीशन पे था, जो कि अटैच था, पर वो बहुत ही इतने हल्की तरीके से अटैच होता है, जो टूटने वाला पत्ता होता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो इसी तरह से सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर आपका रोड में इस तरह से मुड़ना, आप स्कूटर पे चल रहे हैं तो आगे पीछे इस तरह से होना, या गाड़ी के रुकने पे आगे पीछे होना, तो ये सारे एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। चलो अब देख लेते हैं क्या, अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक सेकंड है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मोमेंटम, संवेग के बारे में बताता है कि संवेग क्या है। तो चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताता है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो वही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, तो फोर्स की क्या हमने देखा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, और फोर्स जो है सेकंड लॉ में मोमेंटम और टाइम, तो मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका पी मोमेंटम से, और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू में वेलोसिटी। आओ इस बात को समझते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे मोमेंटम क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा होगा, जैसे कि एक कार है, ठीक है, एक कार है और एक क्या है, उसी जगह पर एक आदमी चलता हुआ आ रहा है, अब वो दूसरे आदमी से भिड़ेगा। इसको समझ लेते हैं। देखो क्या रिलेशन है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में, सॉरी मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम इनटू में वी। तो मतलब मोमेंटम किसके किसके बीच में रिलेशन है, मास और आपका वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, द्रव्यमान और वेग के बीच में एक संबंध है, द्रव्यमान और आपका वेग। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक ये कार है, ये कार है, इसका मान लो मास कितना है, 50 केजी है, ठीक है, और 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये आ रही है। इसी जगह पर एक व्यक्ति है जो कि मेरे पास, इसका वजन है, इसका वजन मान लो 30 केजी है, ठीक है, और ये 10 मीटर प्रति सेकंड से मेरे पास आ रहा है, तो इसका मतलब m इंटू वी करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये 500 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आया 300 केजी मीटर पर सेकेंड, क्या मोमेंटम। तो किसका मोमेंटम ज्यादा है, मोमेंटम इसका ज्यादा है, तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उससे ज्यादा चोट लगेगी। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड होता है मोमेंटम, और ये आपको बताता है क्या, न्यूटन का सेकंड। आइए अब देख लेते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ की। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ है, मतलब का क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। तो ये क्या बताता है, कोई भी अगर जैसे किसी को बोल रहा है कि थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारा तो क्या है, हाथ में भी झंझनाहट होती है, तो इसका मतलब थप्पड़ मारा जिसको लगा तो उसको तो लगा ही लगा, साथ साथ जिसने अपना हाथ यूज किया उसको भी लगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, की एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको ये लॉ दर्शाता है। अब जैसे जो फोर्स लगता है हमेशा वो इक्वल फोर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो कार है मेरे पास, और ये दो कार, एक कार ये है मेरे पास, सेम कार है, और दोनों क्या है, एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ठीक है, ये मान लो ये एफ फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, और यहां से ये दूसरी कार है, सेम है कार, ठीक है, और ये भी क्या लगा रही है, ये दोनों क्या है, ये इधर टकराई और ये इधर की तरफ आई, तो जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही है तो क्या है, टकरा जा रही है। इसने भी मान लो फोर्स क्या लगाया, 10 न्यूटन का लगाया, पर यहाँ पर क्या है, इक्वल तो फोर्स लगता है, पर जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड में तो फोर्स लगता है, पर अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं कि F ने क्या लगाया, फर्स्ट ने सेकंड पे फोर्स लगाया, तो ये बराबर हो जाएगा, F ने 2 पे फोर्स लगाया, मतलब 2/1 कर देंगे, और माइनस का साइन यहाँ पर लग जाता है, मतलब पहले ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया तो 1 2 लिख दिया, और इसने दूसरे ने पहले की तरफ फोर्स लगाया तो इसको 2 1 लिख दिया, पर अपोजिट क्या है आपका, एक साइन के साथ, तो इक्वल तो फोर्स लगता है, मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, पर अपोजिट रहता है साइन में। तो ये हो जाता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ से आपका क्वेश्चन आया है एग्जाम में, जैसे कि क्वेश्चन आपको साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन था कि कौन सा फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम को, तो क्या क्या फॉलो करेगा, जैसे कि ये रॉकेट है, तो रॉकेट का प्रोपल्शन
ये रॉकेट नीचे से जब यहाँ से लॉन्चिंग होती है तो ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, तो नीचे से क्या है, ये गैसेस जो है वो नीचे की तरफ क्या है, इसको फोर्स लगाती है, इसकी वजह से ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये तो हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। फिर और कहाँ कहाँ लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ? इस तरीके से ये गन है, अब इसमें से क्या है, इसमें से निकलेगी आपकी बुलेट, ठीक है ना। अब यहाँ से बुलेट निकल रही है तो बुलेट इस दिशा में निकल रही है, ठीक है, बुलेट इस दिशा में निकल रही है, पर जब इसको हिट करा जाता है, इसका ट्रिगर दबाया जाता है, तो जैसे ही बुलेट आगे जाती है ये गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ, पीछे एकदम पीछे की तरफ आती है। अगर कंधे पे रख के गन को चलाया जाता है तो कंधा पीछे की तरफ जर्क लेता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट क्या है, रिएक्शन वाली बात होती है। तो रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस लगती हैं, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ का नियम यहाँ पर बताता है। जैसे कि जब हम रोड पर चल रहे होते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल जरूरी है, एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में। रोड पर चल रहे हैं तो जो पैर इस तरह से पीछे की तरफ जाता है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, जो कि आपका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है पर अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका साइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था, एक तो स्पेस रॉकेट वाला हो गया, और एक और जस्ट अ सेकेंड, एक और इसके साथ एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, हाँ, आर्चरी। तो आर्चरी तीरंदाजी क्या होती है, तीरंदाजी में जैसे कि ये आपका धनुष बाण हो गया, अब यहाँ पे क्या है, आपका एरो लगा हुआ है इस तरीके से। अब ये जब इसको इस तरह से खींचा जाता है तो यहाँ पर इसको पीछे खींच रहे हैं, तो ये ऑपोजिट, ये यहाँ पर इस तरीके से खींचा जाता है। अब जैसे ही इस तरह से खींचा जाएगा तो ये ऑपोजिट दिशा में इसका फोर्स लगेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेगा, और ये इसको आगे की तरफ फेंकेगा। साथ ही साथ ये सारे एग्जाम्पल्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज जैसे एकदम से खींचा और छोड़ दिया, तो उसमें भी क्या है, आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में इसका फोर्स है। हमेशा फोर्स क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे इन सब केसेस में, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलो, तो आपके न्यूटन के सारे लॉस कंप्लीट होते हैं। चलो आइए अब देख लेते हैं क्या आपका चेंज इन मोमेंटम, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए अब देख लेते हैं क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के किस तरह से संवेग को संरक्षित किया जा सकता है किसी भी पिंड के टकराने से पहले, या पिंड के टकराने के दौरान, या पिंड के टकराने के बाद। तो ये स्थिति को समझना है, तो चलिए आइए देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि ये लॉ क्या बोलता है। तो ये लॉ बोलता है कि कोई भी पिंड है, दो पिंड है, जब वो आपस में टकराते हैं तो टकराने की पहले की स्थिति और टकराने की बाद की स्थिति क्या होती है, दोनों मोमेंटम संवेग के हिसाब से बराबर होती है। क्या मैंने बोला कि ये जो आपका पहला वाला केस हो गया बिफोर कोलिजन, मतलब कि जब टकराव नहीं हुआ किसी दो पिंड में जिनका द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। ये मास m1 है, द्रव्यमान m1 का है, ये द्रव्यमान m2 का है। अब ये कंडीशन क्या हो गई कि जब ये दो पिंड आपस में नहीं टकराए तो ये क्या थे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ये मूव कर रहे थे, मतलब ये वेलोसिटी u1 हो गई और u2 हो गई। जब ये इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे और क्या हुई होगी स्थिति, जब ये पास पास आ गए होंगे तो टकराए होंगे। तो इसकी स्थिति में इस लॉ में क्या बोला जाता है, जब ये टकराए और टकराने से पहले और टकराने के बाद, तो टकराने के पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यही लॉ बोलता है, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ द टोटल मोमेंटम, मतलब आपका जो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो गया, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, आपका संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, संवेग का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी, द्रव्यमान इनटू में वेग, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले का मोमेंटम, पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, मतलब पहला जो आपका पिंड है उसका मोमेंटम संवेग, और दूसरे का आपका संवेग, दोनों का सम जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे टकराया नहीं था और टकराने के बाद के सम के बराबर होता है। बस इतना यहाँ पर आपको समझना है। तो मतलब अगर मैं सिर्फ इतना सा देखूं, सिर्फ आप अभी सब चीज को भूल जाइए, सिर्फ पहला वाला ऑब्जेक्ट देखिए। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट में m और ये वेलोसिटी क्या हो गई, u1 हो गई, तो m u1, और इसका दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, m2 u2, इनका सम, ठीक है। तो इनका सम क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सम हो गया, सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ क्या, फर्स्ट और सेकेंड, ये बराबर हो जाएगा किसके, सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ जो आपका फर्स्ट और सेकेंड है आफ्टर कोलिजन। तो ये वाला कंडीशन हो गई बिफोर कोलिजन, ये हो गई आपकी आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने के
बाद की स्थिति दे देते हैं। तो M1U1 हो गया आपका इनिशियल मतलब पहले वाली स्थिति, और यहाँ पर ये वाली स्थिति कैसी हो गई, फाइनल मतलब जो आपकी बाद की स्थिति हो गई, जो कि आफ्टर कोलिजन हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया, M1U1 प्लस M2U2 M1V1 और M2U2 दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही ये लॉ बोलता है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नई एनसीईआरटी बुक्स में ये क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम कर रहे हैं, तो हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए ये सेशन यहाँ पर मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट सेशन आपको मैं दूंगी जिसमें कि आपको सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करवा दूंगी। तो आज आप थ्योरी कर लीजिएगा, कल एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट